जय हिंद बच्चों, वेलकम है आपका जेएसके फैमिली में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर साइंस का, जिसके अंदर हम कुछ मजेदार एग्जांपल्स लेकर चलेंगे और उसी के साथ चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन व्हेन न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जिस टाइम पर दो सब्सटेंस मिलकर एक न्यू सब्सटेंस या प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होगी। एन एग्जांपल अगर हम बात करें कि दूध में जब आप खट्टा लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, दही। सो दूध और दही की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग होती है। इसी तरह से जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो वो H2O बनाते हैं, और H2O आपका होता है वाटर, मतलब गैस ने मिलकर क्या बनाया, वाटर। और वाटर किस स्टेट में होता है, लिक्विड इन स्टेट, वो आपको द्रव्य अवस्था में मिलता है। अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन कब पता चलेगी, कब हो रही है, कहां हो रही है, कैसे हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं। लाइक फर्स्ट, जहां पे भी केमिकल रिएक्शन होगी जनरली वहां पे चेंज इन स्टेट होता है। एन एग्जांपल जैसे मैंने बोला, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाकर हमें क्या मिला, पानी। या फिर दूध में जब हमने खट्टा निकाल लगाया तो हमें क्या मिला, दही। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे स्टेट में किसी भी चीज की फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंट आता है। लाइक एन एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इसी तरह से अदर एग्जांपल की हम बात करें ऑब्जर्वेशन की, तो चेंज इन कलर। देखिए, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें जनरली क्या होता है, कलर में चेंज आता है। अगर हम बात करें आयरन रस्टिंग, आपने देखा होगा कि आपके घर में जो कूलर है या फिर ऐसी जगह है जहां पे आयरन की कोई चीज पड़ी हुई है और वो पानी के कांटेक्ट में आती रहती है, उस टाइम पर उस पे जंग लगने लग जाती है, रस्ट लगने लग जाती है। तो वैसे आयरन का कलर क्या होता है, सिल्वर। पर जब उस पे जंग लग जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर में। इसके आगे बात करते हैं, जहां पे भी केमिकल रिएक्शन होगी तो मैक्सिमम केसेस में आपको चेंज इन टेम्परेचर मिलेगा, मतलब जो तापमान होगा, टेम्परेचर होगा, उसमें डिफरेंट आएगा। दो तरह की रिएक्शंस होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक की अगर बात करें तो EX का मतलब आप कह सकते हैं एग्जिट, और थर्मिक का मतलब होता है हीट, मतलब जिसमें हीट एग्जिट करे, बाहर निकले, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। और इसी तरह से एंडोथर्मिक। तो थर्मिक हमारा हो गया हीट और EN का मतलब हो गया एंटर, जिसके अंदर हीट एंटर करे उसे क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक की, तो एक्सोथर्मिक के अंदर आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है। लाइक मैंने ये इक्वेशन एक लिखी हुई है, आप इसको समझ सकते हैं। तो जहां पे भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी वहां पे हीट क्या होगी, रिलीज होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है। ऐसे कॉम्बिनेशंस आर जनरली, मतलब जो कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस होती है जहां पे दो प्रोडक्ट्स मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, वो जनरली का मतलब होता है 90% केसेस में क्या होगी, वो एक्सोथर्मिक होगी, मतलब हीट को बाहर निकालेगी। इसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर्स है, केमिकल है, जब आप उनको खत्म करते हो, डिकम्पोज करते हो, उस टाइम पे जो रिएक्शंस आप यूज करते हो वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, उसमें से हीट बाहर आती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंडोथर्मिक, जहां पे हीट क्या होगी, एंटर होगी। रिएक्शन करने के लिए हीट की, ऊष्मा की जरूरत होगी। एन एग्जांपल, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़ी सी हीट दी, ठीक है, मैंने हीट दी तो उसने क्या बनाया, कैल्शियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उसने बाहर निकाल दी। सो यहाँ पे मैंने क्या दी, हीट। और ये जो साइन है ये हीट का साइन है, आप या तो हीट लिख सकते हो, आप ये साइन भी दिखा सकते हो। और आपने देखा होगा पौधे अपना खाना बनाने के लिए, प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। और वो कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, जिसमें हीट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड में के साथ वाटर को मिलाया और किसकी जरूरत पड़ी, सनलाइट की और क्लोरोफिल की। सनलाइट हीट प्रोवाइड करेगी, तो सनलाइट की जरूरत से उसने क्या बना लिया, उसने एक अपना फूड बना लिया, अलग से प्रोडक्ट बना लिया, और ऑक्सीजन अलग से बाहर निकल गई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम, जहां पे भी केमिकल रिएक्शन होगी वहां पे जनरली क्या होगा, गैस इवॉल्व होगी, मतलब गैस क्या होगी, गैस निकलेगी।
एन एग्जांपल या तो निकलेगी या बनेगी। तो जब हमने जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया तो उसने क्या करा, जिंक सल्फेट बनाया और इसी के साथ ही हाइड्रोजन गैस को क्या किया, बाहर निकाला। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स या फिर जो केमिकल या जो एलिमेंट्स क्या होते हैं, सो ये एक अकेला के ये एलिमेंट है, और जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिल जाते हैं, तत्व मिल जाते हैं, तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। सो जहां पे कुछ केमिकल मिलेंगे और रिएक्शन करेंगे वो होंगे रिएक्टेंट्स, और जो रिजल्ट में हमारे पास आएगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट। इसी तरह से चेंज इन स्टेट में अगर हम बात करें वैक्स की, ठीक है, अगर जब आप वैक्स का यूज करते हो, कैंडल का यूज करते हो, ठीक है, तो वैक्स जब पिघलने लगती है उस टाइम पे वो क्या प्रोड्यूस करती है, पानी बनाती है, वाटर बनाती है, और वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करके रिलीज करती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज जहां पे किसी सब्सटेंस की आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। लाइक मैंने क्या करा, मैंने कैन लिया और कैन को पुश करके दबा दिया, अब क्या हुआ, उसकी मतलब वो थोड़ा सा उसका शेप में चेंज आया, पर क्या उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई, वो कैन से क्या वो पानी बन गया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना। सो इसीलिए वहां पे प्रॉपर्टीज का चेंज नहीं होता है। लाइक आइस क्या है, H2O सॉलिड स्टेट में होती है, जब मैं इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर ले आता हूं ये वाटर में कन्वर्ट होने लग जाता है, और वाटर को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाता हूं तो वो गैस में कन्वर्ट होने लग जाता है, स्टीम में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो जब वाटर आइस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था, उस टाइम पे वो H2O की प्रॉपर्टी कंटेन करता था। जब मैंने उसको वाटर वाली प्रॉपर्टी में ले गया तब भी उसकी प्रॉपर्टी क्या रही, H2O, मतलब वो H2O से मिलकर बना था, और जब मैंने उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया तब भी उसकी प्रॉपर्टी में क्या रहा, H2O, वाटर वेपर्स बन के एनवायरमेंट में फैल गए। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा कि आइडेंटिटी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, फिजिकली चेंज आ सकता बट इंटरनली कोई चेंज नहीं आएगा। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है केमिकल इक्वेशन। अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन की, सो किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स में या फॉर्मूला में लिखना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। लाइक अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन को O2, सो इट मींस वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब आप सिंबल से लिखोगे या फॉर्मूला से लिखोगे, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएंगे, रिएक्टेंट्स आएंगे, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, जो उनसे केमिकल्स, उनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। और एज अ रिजल्ट आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट हम हमेशा लिखते हैं राइट हैंड साइड पर, राइट की ओर। और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है, आप देखो, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर ये रिक्वायर्ड है कि नंबर ऑफ एटम जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उतने ही नंबर ऑफ एटम राइट हैंड साइड पर हो। सो एटम्स की बात हो रही है यहाँ पे, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे क्या हो कि जो एटम्स रिएक्टेंट, जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में अवेलेबल है, लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल है, उतने ही राइट हैंड साइड पर होने चाहिए। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर हम बात करें कि अब इसको बैलेंस कैसे करके चलना है, तो वो आपको एनसीईआरटी में स्टेप्स दे रखे हैं, फिर भी मैं आपको शॉर्ट डेफिनेशन इनकी बता देता हूं। और जो इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होती उसे हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, कंकाली समीकरण, उसको हम हिंदी में बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप के साथ आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले आपको बनाने बॉक्सेस। जैसे ही आपको केमिकल इक्वेशन दे रखी होगी, हर एलिमेंट और कंपाउंड के साथ आप क्या करोगे, बॉक्स बना लोगे। बॉक्स बनाने के बाद एक अलग से बॉक्स बनाओगे जहां पे आप लिखोगे राइट नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। मतलब सेम एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर कितने एटम्स दे रखे हैं आपको वो लिखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आयरन की, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आयरन मुझे सिर्फ कितना दे रखा है, 1। वहीं पे राइट हैंड साइड पर आयरन मुझे कितना दे रखा है, 3। ऐसे ही हाइड्रोजन की अगर बात करूं लेफ्ट हैंड साइड पर कितना है, 2। वैसे ही राइट हैंड साइड पर कितना है, 2। तो हाइड्रोजन हमारा क्या है, बैलेंस्ड है।
ऐसे ही ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर कितना है 1 और राइट हैंड साइड पर कितना है 4। तो हमारा आयरन और ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं है, उसको हमें स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होगी 1 by 1 बैलेंसिंग, आप एक एक करके हर चीज को बैलेंस करोगे, ठीक है। आपको कभी भी रिप्रेजेंट करने के लिए देता नहीं है, जस्ट वो डायरेक्टली आस्क कर लेगा और आपको एमसीक्यू में टिक मार के आगे बढ़ना होगा। अगर हम इसी के साथ बात करें तो पहले Fe की, तो Fe का अगर आप ध्यान से देखोगे 1 by 1 बैलेंसिंग कैसे होगी। यहाँ पे कितने हैं 1 और यहाँ पे कितने हैं 3। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यहाँ कितने हैं 3, तो यहाँ पे मुझे 3 और चाहिए, तो मैं बॉक्स के बाहर क्या लिख दूंगा 3। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने 3 एटम्स और दे दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया आयरन के 3 और यहाँ पे क्या हो गया आयरन के 3। अब आयरन दोनों जगह बैलेंस है, हाइड्रोजन दोनों जगह बैलेंस है, पर हुआ क्या, लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन कितना देगा मैंने, ऑक्सीजन मेरे पास था सिर्फ और सिर्फ 1 और राइट हैंड साइड पर कितना था 4। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा 4 है तो मुझे ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितना चाहिए होगा 4। तो बॉक्स के बाहर में क्या करूंगा 4 लिख दूंगा और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर कितना हो गया 4। इसी तरह से जब मैंने 4 लिखा तो इस 4 ने हाइड्रोजन के एटम को और ऑक्सीजन के एटम को भी मल्टीप्लाई करा, तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 4 2 जा 8। तो अब मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड पर 8। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा और अब ये मेरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और जब भी आप क्या करो, जब भी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर लो तो उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सी चीज किस स्टेट में थी, किस अवस्था में थी, क्या फिजिकल स्टेट उसका था। लाइक अगर मैं बात करूं 3Fe, सो आयरन Fe, सो आयरन यहाँ पे किसमें है, सॉलिड स्टेट में। जब भी आपको सॉलिड लिखना होगा तो आप शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे S, तो ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा S। उसके बाद क्या है मेरे पास H2O, 4H2O। अब H2O क्या है, H2O हमेशा मुझे किस स्टेट में मिलता है, मैक्सिमम केसेस में लिक्विड। तो यहाँ पे H2O मेरा क्या लिक्विड स्टेट में, और जब भी लिक्विड स्टेट की बात होगी तो आप L का यूज करेंगे। इसके बाद रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद जो मेरा Fe3O4 जो मेरा आयरन ऑक्साइड था वो किस स्टेट में होगा, इधर सॉलिड स्टेट में। तो यहां मैं S लिख दूंगा और ये मेरी हाइड्रोजन गैस है, तो प्लस 4H2 ये मेरी हाइड्रोजन है, तो यहां पे मैं ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा गैस। और अगर आपको एक्वस स्टेट दे रखी होगी तो एक्वस के लिए आप क्या लिखोगे AQ। एक्वस मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पे ना ही वो लिक्विड है ना ही वो सॉलिड है, वहां पे वो एक मतलब एक गाढ़े पानी की तरह होता है, ठीक है। तो कहीं पे हीट निकलेगी तो आप ऊपर की ओर एरो बनाओगे, हीट अगर यूज हो रही होगी केमिकल रिएक्शन में तो आप ऐसे ट्राइंगल भी बना सकते हो, ठीक है। और आगे बात करते हैं। आई होप बच्चों आपको यहां तक क्लियर होगा। इफ इन केस आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं श्योरली वहां पे आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। इसी के बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होती है। फर्स्ट बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जहां पे दो एलिमेंट्स या कंपाउंड मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, मतलब A एलिमेंट मिलेगा B के साथ और क्या बनाएगा AB। इसके अंदर या तो ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है या फिर एंडोथर्मिक भी हो सकती है। एक्सोथर्मिक में आपको अभी बता चुका हूं जहां पे हीट क्या हो रही हो एग्जिट हो रही हो, और एंडोथर्मिक जहां पे हीट क्या हो रही हो एंटर हो रही हो। एक्सोथर्मिक जैसे रेस्पिरेशन हमारा सांस लेना, वहां पे क्या होता है हीट प्रोड्यूस होती है, हीट निकलती है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे उसको क्या बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन आती है जहां पे मैं एक कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर तोड़कर दो अलग अलग कंपाउंड या फिर एलिमेंट बनाता हूं। जैसे यहाँ पे AB था, AB को हमने ब्रेक डाउन करा तो मेरे को क्या मिला A+B। तो आप कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसका उल्टा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात करें यहाँ पे क्या होगा, एक कंपाउंड होगा, ठीक है, जो दो एलिमेंट से मिलकर बना होगा, और एक क्या होगा एलिमेंट।
तो एक कंपाउंड और एक एलिमेंट क्या करेंगे, जो इसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ एक्सचेंज कर लेगा और एक नया प्रोडक्ट बनाएगा AC प्लस B। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, AC को ले गया तो यहां पे इससे क्या बना है AC, और यहां पे क्या बच गया मेरे पास B। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, यहाँ पे दो कंपाउंड्स होंगे जो एक दूसरे के कटायंस और अनायंस एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, AB प्लस CD। तो A ने क्या करा, वो C को ले गया, उसने क्या बनाया AC, और B ने क्या करा, वो D को ले गया, उसने क्या बनाया BD। अगर आपको सारी केमिकल रिएक्शंस देखनी हो तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं, वहां पे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। और इसी के साथ साथ जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी तो प्लीज आप एक बार बुक की रिवीजन जरूर कर लेना, जिससे आपको मोर क्लैरिटी मिलेगी जितने भी आपके कंसेप्ट्स हैं। एक बार अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप इजीली बोर्ड के अंदर अच्छा स्कोर इस चैप्टर की वजह से कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें वो है रिडोक्स या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ती है, मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगी और हाइड्रोजन घटेगी, इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसी के साथ इसके बाद रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन में ऑक्सीजन घटेगी और हाइड्रोजन बढ़ेगी, और फॉर्मिक एसिड आप कह सकते हो कि एक अच्छा रिडक्शन एजेंट है। आगे बात करते हैं कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है किसी भी मतलब मेटल पर एक तरह की परत आ जाए। आपके ये आयरन्स होते हैं, जब मॉइस्चर पे लगता है, पानी इन पे रिएक्ट करता है, वाटर इन पे रिएक्ट करता है, उस टाइम से ये सिल्वर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रेडिश ब्राउन कलर में। सो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑन मेटल्स क्या कहलाता है, कोरोजन। ये क्यों होता है, ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से हो सकता है, गैसेस रिएक्ट करते हैं तब हो सकता है, या फिर एसिड रिएक्ट करते हैं तब हो सकता है। रेंसिडिटी की बात करें, आपने बासी खाना सुना होगा, तो रेंसिडिटी वही है, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं बस। रेंसिडिटी का मतलब जब जो खाना फैट और ऑयल को कंटेन करता है और जब वो एटमॉस्फेयर को पकड़ता है, मतलब मॉइस्ट को पकड़ता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है, उस टाइम पे वो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल करता है। मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से वो क्या होता है, रेंसिडिटी हो जाता है, वो खाना बासी हो जाता है। इसका प्रिवेंशन कैसे करें, इसको रोक के कैसे रखें, तो लोअर टेम्परेचर एक एग्जांपल है। अदर एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, और इफ इन केस आपको एनसीईआरटी रीड करने के बाद भी आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो आप मुझे पिन कर देना, मैं इस चैप्टर के ऊपर एक अलग वीडियो ले आऊंगा सिर्फ डाउट्स के ऊपर। आई होप बच्चों आपको ये सारा का सारा चैप्टर समझ आया होगा। बने रहिए जेएसके फैमिली के साथ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हैव अ नाइस टाइम।